Good wishes. We are here in the 12th class history, and this is our first chapter, bricks, beads and bones. It is about the Harappan civilization, our ancient, rather first civilization so far known in the history of India. अगर आप इसका महल वुकू लोकेशन देखेंगे तो हिंदुस्तान या बरसगीर के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था, यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था वहीं पे ये तहज़ीब उभरी। इस तहज़ीब के बारे में हमारी जानकारी जो है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, आसार कदीमा के जो चीज़ें हमें मिली हैं, आसार ही जिनको कहते हैं, तो आसार असर की जमा है, जो हमें मिली हैं उसी की बुनियाद पे हमें इस तहज़ीब के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं। दरअसल वहाँ कुछ तहरीरें भी हैं, एक स्क्रिप्ट भी है, बट दैट स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन deciphered till date. That is why we depend entirely on the archaeological remains, and that is why the lesson, rather chapter, has been named as bricks, beads and bones. These are the things we have found at the sites discovered so far. ये जो हड़प्पा की तहज़ीब, हड़प्पा तमद्दुन या वादी सिंध की तहज़ीब, जो कुछ नाम इसको दिए जाते हैं, इसका ज़माना जो है ये करीबन 2600 से 1900 BC तक है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट्स ये कहते हैं, उन्होंने ये दरियाफ्त किया है कि इसके कई फेजेस थे, इस हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई फेजेस थे, और पहले जो हुआ इसके फेजेस थे उन्होंने उनका नाम अर्ली हड़प्पन कल्चर दिया है, और जो जिसका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं और जो आपकी किताब में है और जिसके बारे में हम जानते हैं, उसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो हम इसकी शुरुआत पे आते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसके कई अदवार थे, फेजेस थे, तो जो पहले फेज थे और जो मैच्योर फेज थे उनमें कुछ मशाबतें भी थी, सिमिलैरिटीज़ भी थी। जहाँ तक उनका एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म है, पोट्री है या क्राफ्ट्स हैं, तो कुछ उनकी मशाबतें थी। लेकिन जिस मैच्योर फेज का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो पूरी तरह डेवलप्ड सिविलाइजेशन या डेवलप्ड कल्चर था। तो सबसे पहले हम सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज पे आते हैं। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, मैंने पहले ही कहा कि अगर आप किताब में जो नक्शे दिए गए हैं अगर आप उनको देखेंगे तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स उसी इलाके में उभरी जहाँ पे अर्ली हड़प्पन साइट्स थी। तो इनका जो
सब्सिस्टेंस या गुजारा करने की जो स्ट्रेटजीज थी उनमें भी मशाबत है। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को कैसे पता चला कि ये इन लोगों की ग़िज़ा या खुराक जो थी वो क्या थी? हड़प्पा के लोग एक तो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे और फिश भी खाते थे, मछली भी खाते थे, और ज़राअत से हासिल होने वाली जो चीज़ें थी या एनिमल्स को भी इस्तेमाल करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड बर्न्ट और चार्ड ग्रेन्स, जले बुने जो वहाँ पे ग्रेन्स या सीड्स मिले हैं, ग्रेन्स एंड सीड्स, तो उनका मुआयना करके, उनकी जांच करके ये माहिरीन आसार कदीमा इस काबिल हुए हैं कि उनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस थी, डाइटरी प्रैक्टिसेस जो थी उनके बारे में उन्हें मालूमात हासिल हुई हैं। इनको जिन्होंने ये स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं, दोज आर नोन एज आर्कियोबोटनिस्ट्स। उन्होंने इन बर्न्ट या चार्ड ग्रेन्स और सीड्स का मायना किया है। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि हड़प्पा के लोग किन चीज़ों को खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। तो दीज इंक्लूड व्हीट, बार्ले, चिकपी, सीसम, मिलेट्स जो हैं, मिलेट्स गुजरात में मिले हैं, और राइस जो है, धान की जो काश्त होती थी वो बहुत कम होती थी। तो दीज वर wheat, millets, chickpea, sesame were some of the foods those were available to the Harappan people. जहाँ तक एनिमल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है तो उनमें कैटल, sheep, goat and pig. These were domesticated by the Harappan people. लोग इन जो हड़प्पा के लोग थे वो इनको पालतू जानवर के तौर पे रखते थे और इनकी ग़िज़ा जो थी, इनको ग़िज़ा के तौर पे वो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वहाँ पे बोर, घड़ियाल की बोन्स भी मिली हैं, लेकिन हमें ये पूरा पता नहीं है कि क्या ये लोग इनका शिकार खुद करते थे या ये किसी दूसरी कम्युनिटी से इनको हासिल करते थे और अपने लिए इस्तेमाल करते थे। सो बिफोर कंक्लूडिंग द subsistence strategies, let us recapitulate that the foods available to the Harappan people included chickpea, wheat, barley and sesame. From the animals you have cattle, sheep, goat and pig, and those who were hunted either by themselves
or got from some other community where boar and gharial like animals. So bones of fish have also been found there, so they also used fish as their diet. उसके बाद हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ पे आते हैं, जो हमारी दूसरी हेडिंग है, दैट इज़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़. ऊपर जो हमने ग्रेन्स का जिक्र किया, गले का जिक्र किया, जिन फसलों की बात हमने की, तो उससे बज़ाहिर लगता है कि हड़प्पा के लोग काश्तकारी करते थे, वो ज़राअत का काम जानते थे. लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट्स को उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल नहीं हुई है. वो अभी इस काबिल नहीं है कि ज़राअत का काम कैसे किया जाता था, बीज कैसे बोए जाते थे, क्या वो हल जोतने के बाद बोए जाते थे या किस तरह बोए जाते थे, उसके बारे में अभी आर्कियोलॉजिस्ट्स को पूरी जानकारी हासिल नहीं हुई है. लेकिन चूंकि वहाँ की जो टेरिकोटा हमें मिला है उस पे बुल या बैल की रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ जो सील्स मिली हैं या टेरिकोटा मिला है, टेरिकोटा हम कहते हैं पकाई हुई मिट्टी. जब मिट्टी को, गीली मिट्टी को किसी भट्टी में पकाया जाता है तो फिर जो उसकी शक्ल बनती है, दैट इज़ नोन एज टेरिकोटा. तो जो वहाँ मिले हैं हमें, तो उस पे और जो सील्स हमें मिली हैं उस पे हमें बुल या बेल की शक्ल मिली है. तो उससे हमें लगता है कि बैल का इस्तेमाल हल जोतने के लिए किया जाता था. इसके अलावा बनवाली और चोलिस्तान में हमें पुलो, हल जो होता है जिसे ज़मीन जोतते हैं हम, अब ट्रैक्टर वगैरह आया है लेकिन हल का भी इस्तेमाल होता है, तो पुलो का मॉडल वो भी टेरिकोटा मॉडल है, वो हमें चोलिस्तान और बनवाली में मिला है. तो उससे भी हमें लगता है कि ये लोग ज़मीन को जोतते थे. तीसरी बात ये है कि हमें राजस्थान में एक खेत में हल जोतने के निशान मिले हैं, और वो जो निशान हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे काटते हैं, ऐसे. यानी पहले उन्होंने ऐसे ज़मीन शायद जोता था और उसके बाद ऐसे जोता था. तो इन निशानात से हमें ये लगता है कि शायद इस खेत में दो फसलें, यानी दो मुख्तलिफ फसलें उगाया करते थे. मिसाल के तौर पर इस हिस्से में शायद धान थी और इस हिस्से में शायद मटर था, या इस हिस्से में गेहूं था और इस हिस्से में बार्ली था. हल्के जो निशान मुख्तलिफ हैं उससे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यही अंदाज़ा किया है, यही अंदाज़ा लगाते हैं कि इस खेत में शायद दो मुख्तलिफ फसलें उगाई गई थीं. जहाँ तक इस ज़मीन का ताल्लुक़ है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स जहाँ पे हमें मिली हैं, वो नीम खुश्क ज़मीन है, एरिड ज़मीन है, नीम खुश्क ज़मीन. और इस ज़मीन पे फसल उगाने के लिए इरिगेशन की, आबपाशी की ज़रूरत पड़ती है.
हमें अफगानिस्तान में जो एक साइट हमें मिली है शोरतोगोई, शोरतोगोई में हमें नहरों के निशान मिले हैं। देयर आर सम canals, remains of canals which have been found at शोरतोगोई in अफगानिस्तान। लेकिन पंजाब या सिंध में हमें नहरों के निशान नहीं मिले हैं। So archaeologists conclude that with the passage of time these canals may have got silted up। जो बारिश के साथ मिट्टी वगैरह, बारिश के पानी के साथ मिट्टी वगैरह पानी लाता है, तो उसकी वजह से ये नहरें पूर्ण हुई होंगी, तो उनके निशान फिर नहीं मिले हैं। लेकिन शोरतोगोई अफगानिस्तान में हमें नहरों के निशान मिले हैं। इसके अलावा शायद वेल्स भी, कुएं भी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। और धौलवीरा में जो हमें रिजर्वायर मिला है, धौलवीरा गुजरात में जो हमें एक रिजर्वायर मिला है, तो उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये कयास किया जाता है कि शायद ये रिजर्वायर भी, ये तालाब भी आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता था। जहाँ तक आबपाशी या इरिगेशन का ताल्लुक है, तो हमें नहरें भी कहीं पे मिली हैं शोरतोगोई में, और वेल्स भी इस्तेमाल होते थे शायद। और इसके अलावा जो धौलवीरा में हमें रिजर्वायर मिला है, तो शायद दीज वर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन फॉर द हडप्पन पीपल। उसके बाद हम उस बात का जिक्र करते हैं जिसके लिए हड़प्पा दुनिया भर में मशहूर है, और वो टाउन प्लानिंग है। मोहनजोदारो ए प्लान्ड सिटी। मैंने अर्ज़ किया कि हड़प्पन कल्चर दुनिया भर में शहरी मनसूबाबंदी या टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है, और मोहनजोदारो को एक नमूने के तौर पे पेश किया जाता है। हालांकि इससे पहले, मोहनजोदारो से पहले, हड़प्पा जो शहर था वो 1921 में सबसे पहले दरियाफ्त किया गया। उसका पता 1921 में सबसे पहले चला। लेकिन हम यहाँ पे मोहनजोदारो शहर की बात कर रहे हैं। द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 2 सेक्शंस। 2 हिस्सों में ये मुनक़सम था। एक छोटा सा हिस्सा था लेकिन हायर था। वन वाज स्मॉल बट इट वाज ऑन हायर लेवल, और दूसरा जो था दैट वाज अ लार्जर पार्ट, लेकिन वो निचला हिस्सा था। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने इस स्मॉलर बट हायर सेक्शन को सिटाडेल का नाम दिया है। सिटाडेल मीन्स किला या हिसार। किला या हिसार हम इसको कहेंगे, यानी वो इलाका जिसके इर्द गिर्द एक मोटी दीवार बनाई गई थी, तो इसको सिटाडेल कहा जाता है। जबकि जो दूसरा बड़ा हिस्सा है उसको लावर टाउन के नाम से जाना जाता है।
So, usually the cities of Harappan civilization had two parts. One was smaller but on higher level, that is known as citadel, and the second was larger part, but it is known as the lower town. अगर हम ये सिटाडेल था, इसकी ऊंचाई की वजह क्या थी? ये मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था. It was built on the platform made of mud bricks. गाढ़े मिट्टी के ईंटें जो थी उनका एक चबूतरा ऐसे रेज पॉट ऊपर तक बनाया जाता था और उसी पे ये सिटाडेल बनाया गया था. तो इस हिसार या सिटाडेल को लावर टाउन से अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई थी, इर्द गिर्द इसके एक दीवार बनाई गई थी. जब हम लावर टाउन को देखते हैं तो वो भी एक चबूतरे पे बनाया गया था, लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं था जितना कि सिटाडेल था. तो इस चबूतरे को बनाने के लिए जो लेबर ज़रूरत पड़े, कहा जाता है कि अगर एक आदमी 1 क्यूबिक मीटर एक दिन में बना सकता था, इस प्लेटफॉर्म के लिए 1 क्यूबिक मीटर एक आदमी एक दिन में बना सकता था, तो इसके लिए हमें 4 मिलियन पर्सन डेज ज़रूरत पड़ी होंगी, यानी 40 लाख मज़दूरों की ज़रूरत हमें पड़ी होगी. इसका मतलब यह है कि इसके लिए काफ़ी पैसा या रिसोर्सेज दरकार थे. एक बार जब चबूतरा बनाया जाता था तो उस पर जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो एक मखसूस इलाके तक महदूद की जाती थी. ऐसा नहीं था कि यहाँ भी एक मकान बनाया जाता, यहाँ भी एक मकान बनाया जाता, बल्कि एक मखसूस इलाके तक उसको महदूद किया जाता था बिल्डिंग एक्टिविटी. उसका मतलब यह है कि ये पहले प्लान बनाते थे, मंसूबा बनाते थे और उसी को बाद में वो इम्प्लीमेंट या उसी पे अमल दरामद किया जाता था. तो एक सबूत ये है कि इनकी टाउन प्लानिंग का. दूसरा ये है कि जो ब्रिक्स हमें वहाँ मिली है, ब्रिक्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशो के हैं, यानी एक ही अगर हम मान लें कि उनकी ऊंचाई 1 इंच थी तो चौड़ाई 2 इंच थी और लंबाई 4 इंच थी, ऐसे ही ईंटें हर जगह हर साइड पे मिली है. तो ये ईंटें स्टैंडर्डाइज्ड रेशो की थी, तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा में पहले एक मंसूबा बनाया जाता था और उसी मंसूबे के मुताबिक फिर मकानात बनाए जाते थे. एक और अहम बात जो हड़प्पा तहजीब के बारे में है, दैट इज़ लेइंग आवर ड्रेन्स. तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि पहले ड्रेन्स बनाई जाती थी, स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, रोड्स बनाए जाते थे और उसके बाद मकानात बनाए जाते थे. तो ये भी इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में एक अच्छी बात है. और जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी वो भी ग्रिड पैटर्न पे बनाई जाती थी और एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी. उसका मतलब यह है कि उनकी जो सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी हुआ करती थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुआ करती थी. Before concluding this part, we just learned about the different phases of Harappan culture, then subsistence strategies, what were their food habits, dietary practices, and lastly about the town planning of
हड़प्पा। थैंक यू।